नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से बघाट बैंक की बड़ी अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम बघाट बैंक में ऋण के स्वीकृति को लेकर, ऋण की मंजूरी को लेकर किस तरह से नियमों को ताक पर रखा गया है उसके भी खुलासे नए आपके सामने कर रहे हैं। और आज भी एक ऐसे ही ऋण का खुलासा हम करने जा रहे हैं। बघाट बैंक की इस तरह की हालत क्यों हुई है, इसके क्या कारण है, तो इसका हम वजह बता रहे हैं कि इसका वजह है कि ऋण के वितरण में नियमों को जो ताक पर रखा गया है उसके कारण यह बघाट बैंक इस स्थिति में पहुंचा है कि खाता धारक अपना पैसा निकालने से भी मोहताज हो गए हैं, महरूम हो गए हैं। अब उन्हें केवल 10,000 रुपये तक की पैसा निकालने की छूट आरबीआई द्वारा दी गई है। वो भी 6 महीने में केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, क्योंकि लेन देन पर आरबीआई द्वारा रोक लगाई गई है। अब बघाट बैंक में क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक ऋण का मामला बताया था कि 1.5 लाख रुपए के ऋण को एक कागज़ पर ही, एक एप्लीकेशन पर ही 2 लाख रुपए कर दिया गया था, जिसके लिए किसी प्रकार की संपत्ति को मॉर्गेज नहीं किया गया था। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें आधा बिस्वा लैंड पर बघाट बैंक ने 10 लाख रुपए ऋण स्वीकृत कर दिया। यह मामला वैसे तो नालागढ़ का बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर अब जमीन की क्या इतनी अधिक वैल्यू है कि 10 लाख आधा बिस्वा लैंड की वैल्यू 10 लाख रुपए के आसपास है। किस तरह से लैंड ऋण को मंजूरी दी गई थी, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इस मामले की जो रिकवरी का जो ये मामला है, क्योंकि यह अमाउंट एनपीए हो चुका है और हमने देखा है कि जितने भी ऋण नियमों के ताक पर बघाट बैंक द्वारा दिए गए हैं, अभी तक यदि हम देखें तो 499 ऐसे मामले थे जिसमें बघाट बैंक का जो ऋण है वो एनपीए हुआ है। शुरुआत में जब आरबीआई द्वारा रोक लगाई गई थी तो 138 करोड़ रुपए के आसपास का यह ऋण था जो एनपीए हुआ है। 499 ऋण धारक थे जिनका यह अमाउंट एनपीए हुआ था, तो उनमें से कुछ ने अपने जो एनपीए जो ऋण था उसे बाहर निकाल लिया है और करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास बघाट बैंक द्वारा बताया जा रहा है। अब शायद 8 करोड़ तक वो आंकड़ा पहुंच गया कि 130 करोड़ रुपए के आसपास ही अब जो ऋण है वो एनपीए रह गया है। तो इसी तरह से डिफॉल्टरों की जो संख्या है वो 499 से कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। अभी भी यदि हम देखें तो आंकड़ों के मुताबिक 480 के आसपास तो अभी भी, या 480 से ऊपर खाता ऋण धारक ऐसे होंगे जो डिफॉल्टर है जिनका अमाउंट एनपीए हुआ है। तो उन्हें जो ऋण जो दिया गया था, तो उनमें से बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें नियमों को ताक पर रखकर नियम बांटे गए, ऋण दिए गए थे, मंजूर किए गए थे। और ये ऋण ऐसे नहीं थे कि छोटे अमाउंट थे, बड़े अमाउंट थे, कईयों के तो करोड़ों रुपए के भी थे। और ये जो नियमों के ताक पर रखकर जो ऋण दिए गए थे उनमें से अधिकांश मामले एनपीए हुए हैं। और मोटा ऋण होने के कारण, बड़ी राशि होने के कारण बैंक की इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। अब देखो, अब हम बता रहे हैं जिस मामले को लेकर कि आधा बिस्वा लैंड रखी, 10 लाख रुपए का ऋण दिया। एहसान तो बैंक ने बहुत बड़ा किया। बैंक के अधिकारियों ने जिसको भी इस ऋण को स्वीकृत किया गया था कि आप अपना कारोबार शुरू करें, वो इतना बड़ा एहसान कहाँ हो सकता है कि आधा बिस्वा लैंड पर इतना बड़ा ऋण दे दिया गया। आम आदमी को तो पूरे कागज, अगर 10 लाख रुपए का ऋण देना है तो उसकी 20 लाख रुपए की संपत्ति को मोड़ गिरवी रखा जाता है, उसके बाद 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत होता है। लेकिन मेहरबानियां आप देख सकते हैं कि किस तरह की गई है, और वो अमाउंट भी एनपीए हो गया। यदि अमाउंट की रिकवरी हो जाती तो बैंक के अधिकारी को भी शाबाशी मिलती कि आपने इतनी कम भूमि के बावजूद भी इतना बड़ा रिस्क उठाया और फिर भी ऋण दिया और उसके बाद भी ऋण की वसूली होगी, तो उनकी तारीफ होती। लेकिन यहाँ पर तो उसकी भी जो ऋण है वो भी एनपीए हो गया। और जिस तरह से मैंने पिछले दिनों बताया था कि 1.5 करोड़ रुपए के ऋण को 2 करोड़ रुपए कर दिया और 50 लाख रुपए की राशि को जो बढ़ाया गया था ऋण की, उसके लिए संपत्ति को कोई गिरवी भी नहीं रखा गया, वो ऋण भी एनपीए हो गया। इसके अलावा 4-5 मामले ऐसे थे जिसमें एनपीए हो रहे ऋण को बचाने के लिए कि जो ऋण दिया गया था किसी को, 4-5 मामले ऐसे थे, उसे एनपीए से बचाने के लिए उन्हें और ऋण दिए गए, और जो नए ऋण दिए गए वो भी एनपीए हो गए। तो इस तरह के हालात जब बैंक के बने हैं और अब रिकवरी नहीं हो रही है तो उसके कारण बैंक अब स्थिति में पहुंच गया है कि उसके बारे में, चाहे हम बैंक के अधिकारियों से बात करें, प्रबंधकों के बारे में बात करें, वो भी अब कुछ बताने में सक्षम नहीं है।
क्योंकि अब हर चीज़ जो डिपेंड आरबीआई के ऊपर हो चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने जब देखा कि एनपीए की रिकवरी की तरफ बैंक द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आरबीआई ने अब बैंक के लेन देन पर पिछले महीने रोक लगा दी थी 8 अक्टूबर को, और 10,000 रुपये से अधिक निकासी पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण 80,000 खाताधारक बैंक के थे। अब हालांकि उनकी संख्या अभी भी 80,000 है खाताधारकों की, लेकिन 3,000 खाताधारक अपना पैसा पूरा निकालने में कामयाब हो गए। वजह थी कि उनका जो अमाउंट था वो 10,000 रुपये से कम था, 10,000 या इससे कम था, तो उन्होंने अपना पूरा पैसा निकाल दिया। 75,000 खाताधारक ऐसे हैं जिनका अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से कम है। उन्होंने इंश्योरेंस के जो फॉर्म भर दिए, जिससे उनका 5 लाख रुपए कवर हो रहा है, और 2,000 खाताधारक ऐसे हैं जिनका अमाउंट 5 लाख रुपए से अधिक है। उन्होंने भी इंश्योरेंस के फॉर्म भरे हैं। 5 लाख रुपए तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन बैंक के पास इतनी संपत्ति जरूर है कि उनके जो 235 करोड़ रुपए का जो देनदारी बनती है उसे बैंक चुका सकता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस तरह के हालात पैदा क्यों हुए। वजह है कि बैंक के 25% ऋण धारक का जो अमाउंट है वो डिफाल्टर निकले हैं, डिफाल्टर हैं, और उनका जो ऋण था वो एनपीए हुआ है अभी भी, क्योंकि बैंक के जो ऋण धारक है उनकी संख्या 2,095 है। 1,600 से अधिक ऋण धारक ऐसे हैं जो 1,600 के आसपास ऋण धारक ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ अपने ऋणों का भुगतान कर रहे हैं, और उन्होंने जब ऋण लिया था तो उनके साथ पूरी फॉर्मेलिटी बैंक के अधिकारियों ने, बैंक के बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने की थी। पूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद उन्हें ऋण दिया गया था, और वो आज भी ईमानदारी के साथ अपने ऋण का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन जिनके लिए नियमों को ताक पर रखा गया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों रखा गया होगा। कोई तो वजह होगी, क्यों इतनी मेहरबानी की होगी, उसका भी कोई कारण होगा। जिन लोगों को ऋण देने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया, उनका अमाउंट एनपीए हुआ है, और यही वजह है कि वो पैसा अब आने का, उस पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है। एआरसीएस द्वारा विशेष अदालत जरूर लगाई गई है, उनके पास करीब 150 मामले, इसकी मामलों की सुनवाई हो रही थी ऋण की रिकवरी को लेकर, लेकिन वहां पर 2 दिन हो गए हैं, कोई बड़ी रिकवरी नहीं हुई है। संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए जा रहे हैं, उन संपत्तियों की नीलामी होगी। नीलामी कब होगी यह कहा नहीं जा सकता, उसमें भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पहले भी अटैच करने के जो आदेश जारी किए गए थे, तो एआरसीएस कार्यालय का कहना है कि तहसील ऑफिस उसमें अटैचमेंट करने में देरी कर रहा है, क्योंकि पहले जो मामले भेजे गए होंगे तो उसमें काफ़ी देरी हुई, और जो मामले अटैचमेंट के भी किए गए, तो जो नोटिंग उसमें जमाबंदी में चढ़ाई गई है उसमें बघाड़ बैंक नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चढ़ाई गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अब कौन सी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की संख्या तो सोलन जिला में 400 से अधिक है। तो इस तरह की अगर नोटिंगें होगी, रेड नोट इस तरह के चढ़ेंगे, अब उसकी करेक्शन करने के लिए भी मामले तहसील में दोबारा से भेजे गए कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, बघाट बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिखो, जो भी है बघाट बैंक का पूरा नाम वो लिखें। तो इस तरह का हो रहा है, क्योंकि कहीं से भी रिकवरी में कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि तहसील कार्यालय के ऊपर एआरसीएस ऑफिस सवाल खड़े कर रहा है कि अटैचमेंट में देरी हो रही है। अब अटैचमेंट के पिछले कल भी 2 मामले भेजे गए, उससे पहले 20 जो परसों की अदालत में जो थे संपत्ति अटैचमेंट के 20 मामले भेजे गए हैं। अगर उनकी प्रक्रिया जल्द नहीं होगी, अटैचमेंट की प्रक्रिया जल्द नहीं होगी, तो बैंक उन प्रॉपर्टियों को नीलाम नहीं कर सकता, और यदि नीलामी नहीं होगी तो रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी नहीं होगी तो लोगों को अपना पैसा नहीं मिलेगा जिनका पैसा जमा हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारा आग्रह उन सभी कार्यालयों से है, उन सभी सरकारी महकमों से है जो इस बैंक की रिकवरी से संबंधित अटैच है एक दूसरे से, चाहे एआरसीएस कार्यालय है जो तहसील का रोल हो तहसील करें, जो मंडल आयुक्त का, क्योंकि कुछ फाइलें मंडल आयुक्त को भी भेजी जा रही है शिमला में, क्योंकि वहाँ से भी कार्रवाई होनी है, वहाँ से भी अगर समय पर कार्रवाई होगी तो अब अटैचमेंट की जो प्रक्रिया होती है, प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही बैंक उसको नीलाम करेगा, क्योंकि बैंक के पास उसके बाद प्रॉपर्टी पोजीशन में आएगी, और पोजीशन में आने में जो देरी हो रही है, क्योंकि पिछले समय से अब हमें जैसे जैसे हम इस मामले को देख रहे हैं लगातार, तो कई मामले सामने आ रहे हैं कि क्या, क्योंकि सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि बघाट बैंक ने क्या वजह रही है कि बघाट बैंक जो एनपीए अमाउंट हो चुका है और उसकी उन प्रॉपर्टियों की नीलामी क्यों नहीं की है। तो उसकी वजह ये रही है कि आदेश जरूर पारित हुए संपत्तियों का अटैचमेंट करने के, लेकिन तहसील कार्यालय से कार्रवाई नहीं हुई है।
ऐसा नहीं कि वो सोलन तहसील का मामला होगा, अन्य तहसीलों का भी मामले होंगे, क्योंकि जो डिफाल्टर है वो सोलन के बाहर के भी हैं, वो शिमला जिला के भी हैं, वो कांगड़ा जिला के भी हैं, वो ऊना जिला के भी हैं, बद्दी के भी हैं। बद्दी वैसे तो सोलन जिला में है, लेकिन पुलिस जिला बद्दी है, अलग से है। सिरमौर जिला के भी मामले हैं। और जब उन तहसीलों में जब संबंधित तहसीलों के मामले भेजे गए होंगे कि अटैचमेंट को लेकर कि इनकी प्रॉपर्टियों को अटैच किया जाए, जो प्रक्रिया होती है उसमें जो देरी हुई है, तो उसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। कई मामले हमें कल भी बताए गए जिसमें जमाबंदी में नोट चढ़ा हुआ है कि भाई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर यह प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ARCS का कार्यालय है, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं, उन्होंने तो आदेश पारित किए हैं कि बघाड़ बैंक के नाम पर अटैच की जाए, लेकिन वहां पर लकीर के फकीर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखते, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय भी लिख देते, तब भी वजह समझ में आती। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोई भी हो सकती है, जो यहाँ पर 496 के आसपास बताई जा रही है, उनकी 500 के करीब उनकी संख्या है। तो इस तरह के नोट है, तो उसके कारण भी इन प्रॉपर्टियों को बेचने में और बैंक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और 12 नए मामले अब ARCS को बैंक ने भेजे हैं अब ऋण के, क्योंकि उनके पास पहले ही 150 फाइलें थी, अब उसमें 12 की और इजाफा हो गया है। एक करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी उनसे भी होनी है, जो ARCS के कार्यालय को मामले भेजे गए, शायद उनकी भी आज सुनवाई है। पिछले 2 दिनों से लगातार ARCS के कार्यालय में बघाड़ बैंक के ऋण की रिकवरी को लेकर सुनवाई हो रही है। पहले दिन 41 की संख्या थी जिन्हें बुलाया गया था, लेकिन 24 डिफाल्टर ही उस सुनवाई में पहुंचे थे। ऋण डिफाल्टर जिनमें 20 की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए थे, 2 की सैलरी को अटैच करने के आदेश दिए थे, 2 की गाड़ियों को जब्त करने के आदेश दिए गए थे। कल की बात करें तो कल 15 डिफाल्टर पहुंचे थे, हालांकि 39 मामले लगे थे, 24 मामले में कईयों की जो ऋण थे 1 या 2 या 3 ऋण भी थे। ऐसे भी मामले सामने आए जब एक संपत्ति के ऊपर 2-2 ऋण दिए गए, मोटे मोटे ऋण दिए गए हैं। तो इस तरह के भी मामले सामने आए। किस तरह से रिकवरी होगी, उसमें 2 की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए गए, 1 को 1 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए गए, अदरवाइज उसे गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा। और बाकी मामलों में OTS के तहत सुलझाने का उन्होंने भरोसा दिया कि OTS जैसे ही बैंक द्वारा लागू की जाती है वो अपने ऋण की पूरी रिकवरी कर देंगे। अभी तक हमें बता दें OTS को लेकर भी संशय बना हुआ है, लेकिन उसका ड्राफ्ट बैंक ने तैयार कर दिया है। अब जल्द वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में जाएगा, वहां पर उसे मंजूरी मिलेगी और उसके बाद RBI की मंजूरी के बाद OTS लागू हो जाएगा। तो उसके बाद बैंक की रिकवरी लग रहा है कि OTS से काफी होगी, क्योंकि जितने भी डिफाल्टर आ रहे हैं वो बैंक पर ही दोष मढ़ रहे हैं कि उन्हें ऋण के बारे में बताया नहीं जा रहा कि उन्होंने कितना पैसा बैंक में जमा करवा दिया, पूरी डिटेल नहीं दी जा रही है। वो तो OTS से पैसा OTS के माध्यम से पूरा ऋण जमा करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बैंक उनसे बातचीत करें। तो इस तरह के मामले भी आए तो ARCS की अदालत ने ARCS द्वारा कल बैंक को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के जितने भी ऋण डिफाल्टर जो OTS से अपने ऋण को भुगतान करना चाह रहे हैं पूरी राशि का, तो उन्हें अवसर प्रदान किया जाए, OTS को जल्द शुरू किया जाए। तो लग रहा है कि कुछ दिनों में OTS शुरू हो जाएगी, तो तब जाकर कहीं बैंक की रिकवरी होगी। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी अटैच करने से मुझे नहीं लगता कि बैंक के हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से अटैचमेंट के आदेश जारी हो रहे हैं तो आगे जाकर वो रुक रहे हैं। अगर आगे जाकर आगे से फाइल क्लियर हो रही, मान लो तहसील से फाइल क्लियर हो रही है, तो फिर प्रॉपर्टियाँ जब नीलाम करने की बारी आ रही है तो उसको पहले दिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक की मजबूरी है ताकि वैल्यू कुछ कम हो। तो उसमें भी ऐसा स्थिति आई है। कल भी एक मामला ऐसा आया था जिसमें ऋण धारक ने कहा कि भाई वो अपनी जो बिल्डिंग है उसे स्वयं बेचना चाह रहा है, क्योंकि बैंक तो उसे 62 लाख रुपए में बेच रहा है, लेकिन मेरे पास 82 लाख रुपए का ग्राहक है जो उसे खरीदने के लिए तैयार है। तो उसे ARCS द्वारा मंजूरी दी गई कि आप अपनी बैंक जो प्रॉपर्टी उसे बेच सकते हैं और फिर राशि जमा करवा दें। एक ऋण डिफाल्टर तो खरीदार लेकर ही ARCS की अदालत में पहुंचे थे कि उनके 10 लाख रुपए का ऋण है उसका वो भुगतान करेंगे। 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये भाई साहब बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने हामी भी भरी, तो उन्हें भी छूट दी गई कि आप भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर ऋण की राशि जमा करवा सकते हैं। कल हम कह सकते हैं कि 1-2 मामलों को छोड़कर एक मामला ऐसा था कि जो 1.30 करोड़ रुपए के ऋण का था, बाकी मामले जो ऋण के थे वो छोटे मामले थे, तो उसमें ज़्यादा OTS के माध्यम से ही
उन्होंने ऋण का भुगतान करने का भरोसा दिया है, लेकिन इस तरह के जो नए नए खुलासे ऋण को लेकर हो रहे हैं कि इस तरह के नियमों को ताक पर रख कर ऋण बांटे गए हैं, आधे विश्व के ऊपर 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करना अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। और बैंक में ऐसे कई ऋण हैं, तो हम कह सकते हैं कि बैंक में कुछ ऋणों को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। हालांकि ARCS को जांच के आदेश दिए गए हैं सरकार द्वारा। अभी 67 के तहत फैक्ट फाइंडिंग, जो कोऑपरेटिव एक्ट 67 एक्ट की धारा 67 के तहत फैक्ट फाइंडिंग जांच हो रही है, जिसमें फैक्ट तलाशे जा रहे हैं कि किसके समय में होगा। उसके बाद जब 69(1) की जब जांच शुरू होगी, उसमें उसे कहते हैं सरचार्ज इंक्वायरी, उसमें उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को चिन्हित किया जाएगा जिनके समय में इस तरह के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। उनकी संपत्तियों को अटैच किया जाएगा और 69(2) में जाकर उनकी संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। यदि ऋणदाता से, ऋण धारक से ऋण की वसूली या फिर उसके गारंटर से ऋण की वसूली नहीं होती। इस पूरे मामले में 2-3 दिनों के जो ARCS के पास अदालत लगी हुई है ऋण की रिकवरी को लेकर, इस पूरे मामले में गारंटर की हालत काफी खराब है। गारंटर बड़े परेशान हैं। उन्होंने उस वक्त गारंटी तो दे दी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिनकी वो गारंटी दे रहे हैं वो ऋण देने वाले नहीं है। उनकी संपत्ति भी अटैच हो रही है। जब संपत्ति अटैच होने की बारी आई तो उनकी परेशानी लाजमी है कि उन्होंने ऋण लिया नहीं, ऋण कोई और ले गया, अब भुगतान उनको अपनी प्रॉपर्टी से करना पड़ रहा है, तो उनकी परेशानी भी समझ में आ रही है। लेकिन उन्होंने कैसे ऋण दे दिए, ऋण के लिए गारंटी दे दी, अब उसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन उन्होंने इस प्रकार के ऋण धारकों को, ऋण डिफाल्टर ऋण धारकों की गारंटी देकर बहुत बड़ी गलती भी की है और अपने परिवार को, मतलब हम कह सकते हैं कि सड़क पर खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब ऋण धारक से ऋण की वसूली नहीं होगी तो गारंटर की संपत्ति से ऋण की वसूली की जाएगी। जब गारंटर की संपत्ति नीलाम होगी तो उस जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो परिवार है, वो सड़कों पर आ जाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। और लोगों के पास, हिमाचल में लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति, प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीनें इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 5-5, 6-6 बीघा लैंड है। ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ही होगा तो किसी के पास 40 होगी, किसी के पास 50 होगी। कोई सी लोग हैं जिनके पास इससे अधिक भूमि है। ज़्यादातर तो बस सीमांत जो किसान बोलते हैं वही हिमाचल प्रदेश में है। और गारंटर, अब हमारा तो लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आगे भी गारंटी सोच समझ कर दे। बघाट बैंक के मामले को देखकर तो बिल्कुल भी 100 बार विचार करें कि जिसकी आप गारंटी दे रहे हैं वो लोन का भुगतान करने के लिए सक्षम है या नहीं। क्योंकि बघाट बैंक में तो ऐसा देखने को मिला है कि परसों भी हमने देखा कि जो गारंटर आए हुए थे और बस वो रोने की स्थिति में खड़े हुए थे जब उन्हें आदेश दिए गए कि उनकी संपत्ति को भी अटैच किया जा रहा है। तो उन्हें उस वक्त याद आ रहा होगा कि उनके परिवार का क्या होगा जब उनकी संपत्ति नीलाम होगी। उसके लिए जिसके उन्होंने गारंटी दी थी, जिस ऋण धारक की, उसने लोन का भुगतान नहीं किया, लोन उन्होंने लिया नहीं, लोन किसी दूसरे ने लिया, उन्होंने तो केवल गारंटी दी थी। हालत ये होगी कि अब उनकी प्रॉपर्टी बिक रही है। तो इस तरह के मामले भी आए हुए हैं और आज देखते हैं कि आज क्या रहने वाला है। लेकिन इतना जरूर है, हम बार बार भी बोल रहे हैं कि ऋण के स्वीकृति में कहीं ना कहीं गड़बड़ी बहुत बड़ी हुई है और इस मामले की हम भी कह रहे हैं अब तो जांच होनी जरूरी है। ARCS की नहीं, जो शेयर होल्डर द्वारा SIT की जांच की मांग की गई थी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्योंकि उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी बनती है जिन्होंने नियमों को ताक पर रख कर लोन स्वीकृत किए हैं और जिनके कारण आज लोग अपना पैसा, जो खाता धारक है, जिन्होंने बैंक के ऊपर भरोसा जताया था, वो आज अपना पैसा निकालने से महरूम हो गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।